चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या होती है, आज हम लोग एनर्जी के बारे जानेंगे। उसके पहले हम बता देते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़े थे, वर्क में बता दिया गया था कि 1 जूल कार्य कितना होता है। तो 1 जूल बराबर सबको पता है कितना आया था, 1 जूल। 1 जूल इक्वल टू कितना आया था, 1 न्यूटन। देखो ऐसे W इक्वल टू कितना, F इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को कितना लिखोगे, हमने कहा था 1 न्यूटन। 1 जूल कितना होगा, हमने कहा था ये कितना हो, 1 न्यूटन हो, तो हमने इसको 1 न्यूटन मान लिया। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो जूल कितना आएगा, 1 जूल। तो 1 जूल कितना होता है, 1 जूल कितना होगा, 1 न्यूटन और 1 मीटर के। और इसको हमने बता भी दिया था। इसका मतलब इसके बाद हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, जूल किसका मात्रक होता है, MKS में ना, कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन किस सिस्टम में होता है, MKS। 3 सिस्टम बताए थे, CGS, और तीसरा कौन सा, APS, फुट पाउंड सेकेंड। ये किस में, मास किस में होता है, मास में होता है। और ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसे हम MKS क्या होता है, मीटर। ये तुम्हारा, इसको मैं कर देता हूँ, ये मीटर, किलोग्राम सेकेंड, ये सेंटीमीटर में दिखाता है, ये ग्राम में होता है, ये सेकंड में होता है, ये फुट में होता है, ये पाउंड में होता है, ये सेकंड में होता है। 3 सिस्टम है। तो जो जूल है ये किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, लेकिन किस सिस्टम में, MKS। हम कहते हैं CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, CGS सिस्टम में। इन अ CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इन अ CGS सिस्टम, कार्य का मात्रक किसमें, CGS पद्धति या सिस्टम में। ठीक है, CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्थात यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम कितना होता है, इसको कहते हैं अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, अर्ग होता है। तो जो ये अर्ग होता है कितना होगा, अच्छा CGS में सबको पता है, इसमें जूल लिखते हैं तो इसमें वर्क को किस में लिखेंगे, अर्ग लिख देंगे, 1 अर्ग हो गया बस। लेकिन जब अर्ग लिखोगे तो क्या CGS में इसको न्यूटन लिखेंगे, न्यूटन नहीं लिखेंगे। CGS में बल का मात्रक, MKS में क्या होता है, न्यूटन, और CGS में क्या होता है, डाइन। डाइन सुना था, बताया भी था, याद करो वो दिन, याद करो वो पल जब बताया गया था बल का मात्रक डाइन। और दोनों के रिलेशन भी बताए गए थे कि डाइन और एक न्यूटन और एक डाइन में कितने का संबंध है। तो न्यूटन से डाइन कई गुना भारी पड़ी थी, ये देखो है ना, 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 मीटर। चूँकि इसमें मीटर नहीं होगा, CGS में क्या होता है, मीटर को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर। तो इसमें क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में पूछा जाता है कि रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, है ना, जूल और अर्ग में, अर्ग हिंदी अंग्रेजी वाले समझ लेना ना, इतना दोनों कराने की कोई ज़रूरत नहीं। जूल और अर्ग में संबंध, हिंदी वालों को भी लिखा देने कहते, लिखाते नहीं। जूल और अर्ग में संबंध बताओ। तो जूल और अर्ग में आप संबंध क्या बताएंगे कि जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। तो इसको या तो इसमें चेंज कर लें या तो इसको इसमें बदल लें। तो हम इसी को बदलने का प्रयास करते हैं। इसको लिखते हैं इधर 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन। न्यूटन किसका होता है, सबको पता है, बल को लिखते थे F को, और F को हम कैसे लिख सकते थे, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को किस में लिखोगे, इसमें MKS में, किलोग्राम में, और इसको एक्सीलरेशन को किस में लिखते थे, मीटर प्रति सेकेंड। तो सेकेंड में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसको किस में लिखोगे, एक्सीलरेशन को मीटर है ना, क्या है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर को किस में लिखोगे, सेंटीमीटर में। तो किलोग्राम को चेंज करोगे ग्राम में तो 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 100 सेंटीमीटर। देख लें चाहिए, दिख रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। 1000 ग्राम और ये सेंटीमीटर, 3 और 2 कितने जीरो हो गए, 5 जीरो। ऐसे लिख सकते हैं, ये इसलिए बता दिया कि यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आया था, F इक्वल टू 10 टू द पावर 3 2 5। अब याद करो, मैंने इसलिए बता दिया था कि न्यूटन और उसका संबंध, कि 1 न्यूटन कितना होता था, ये ऐसे बताया था 1 न्यूटन। देखो यहाँ से 10 की घात 5 है ना,
1 न्यूटन बराबर 10⁵ अर्ग होता है। क्यों? क्योंकि ग्राम और सेंटीमीटर है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? अर्ग होगा। ऐसे, और ये प्रूव किया था आपने। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ अर्ग, ये पहले प्रूव भी करा चुके। अगर किसी कन्फ्यूजन हो तो पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे तो 1 जूल इक्वल टू 1 कहाँ गया, 1 न्यूटन को कितना लिख देंगे? 10⁵ क्या, ये मैंने क्या लिख दिया? 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिख दिया? अर्ग नहीं भैया मेरे, डाइन। बता दिया करो, तुम लोग पीछे बोलते ही नहीं। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। डाइन और न्यूटन का संबंध मैंने वहाँ बताया था। तो यहाँ पे कितना आया? 10, इसको हम कितने डाइन लिख सकते हैं? इतने। कितने? 1 न्यूटन के अंदर है ना, इतनी डाइन आ जाएंगी। और फिर मीटर को भी सेंटीमीटर में मिलना है, तो 10⁵ किस में? सेंटीमीटर। अब बताओ, ये भी डाइन सेंटीमीटर, और ये भी किस में है? 1 अगर बराबर 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1 ही होगा। तो इधर लिख दें 1 अर्ग। मैं फिर से लिख ले रहा हूँ, कितना? 1 डाइन। मैं डाइन और सेंटीमीटर उधर ही कर दूँ, इसमें भी ये डाइन इंटू क्या? 1 सेंटीमीटर। अब देखो, दोनों की तुलना करा लो। मैं 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा फ़ोन फ्लाइट मोड लगा दें। 1 अर्ग बराबर 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। यहाँ तुलना करो, ये मल्टीप्लाई कराओ। इसे एक लाइन छोड़ ही दो यार, पहले लिख लो। 10⁵ को क्या होगा? 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? 5 और 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। 1 जूल आया है। अब अच्छा बताओ, डाइन इंटू सेंटीमीटर, यहाँ भी डाइन इंटू क्या लिखा हुआ? सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर ही क्या है? अर्ग। देखो 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो क्या बचा? डाइन इंटू सेंटीमीटर और डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या है? अर्ग। तो यहाँ क्या लिख दोगे? अर्ग। इसलिए बता दी, कई बार पूछा गया है। तो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ अर्ग। ये क्योंकि बुक में इतने दिया हुआ है, 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग। प्रूव करा दिया है, आप लोग चाहे प्रूवमेंट से याद कर लो या ऐसे ही पढ़ लो। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10�7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अब हम कहते हैं अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है? मैंने बताया था एनर्जी क्या? ऊर्जा क्या? जिसके अंदर भी कार्य करने की क्षमता हो, उसमें क्या होती है? ऊर्जा होती है। एनर्जी इज क्या? कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या करती है? एनर्जी वो कैपेसिटी है जो क्या करती है? वर्क करा देती है ना। हम कहेंगे जो भी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट वर्क कर सकते हैं, हम कहेंगे उनके अंदर क्या है? एनर्जी। तो हर किसी में किसी न किसी रूप में एनर्जी मौजूद होती। हम कह दें कि ये मान लीजिए एक मैं सबने बचपन में बनाया होगा ना, रबड़ गुलेल उसको खींच के मारते हैं। अच्छा बताओ, वो अगर नहीं खींचते हैं, ऐसे मैंने रबड़ पे लगाया और छोड़ा, कोई काम नहीं करती है। और उसको मैंने खींचा और आगे बैठे हुए सीट वाले को मारा चट से, तो क्या होगा? वो पीछे 3 बार देखेगा, अपनी पीठ को पहले सहलाएगा, फिर देखेगा किसने मारा। तो एक ऐसा होता है, कुछ बच्चे कमला पसंद खाने वाले होते तो कमला पसंद भी खाते थे, और पीक तो पीक दान में डालते, क्या मतलब। लेकिन उसकी जो पैकेट होती थी उसको ऐसे बनाते थे, नुकीला रबड़ मार के आगे वाली सीट पे मार देते थे। अब ना सोचना कि मैं कमला पसंद खाता हूँ, ठीक है। तो आगे वाले मारते थे तो क्या होता था? बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो क्या जब केवल रबड़ उस पर लगाते थे तो वो वर्क करती थी? नहीं। लेकिन जब उसको लगाने के बाद ऐसे उसको खींचने के बाद ऐसा क्या होता कि वो वर्क करती है। जैसे कोई भी 2 बॉडी, ये ऐसे रखा हुआ है और इसके पीछे मैंने इसको रख दिया। अब बताओ क्या ये रख ही नहीं रहा है? क्या करें? नहीं रख रहा, कोई बात नहीं, फिर से रखने का प्रयास करते। देखो अब ये इस पे रखा हुआ है, हिट नहीं करती। लेकिन अभी मैं इसको ये पीछे लाऊं और यहाँ से जोर से क्या कर दूं? धक्का दूं, तो अगली वाली क्या करेगा? इसको रख दो यार, मज़ा नहीं आ रही थी। ये ऐसे रखा हुआ था। अब मैंने इसको पीछे लाया और मैंने क्या कर दिया? इसको थोड़ा सा ही इसको बाहर से फोर्स लगाया। इस फोर्स के कारण इसके अंदर क्या आएगी? सबको पता, फोर्स लगाएंगे एसिलेशन आएगा। एसिलेशन के कारण क्या करेगी? मोशन करेगी। और इस मोशन के कारण इसने क्या किया? ऐसे अगली वाली गिरा दिया। हो सकता है मेरा प्लग स्विच भी टूट गया हो, लेकिन बात समझे कि नहीं कि ये वर्क कब करती है? जब क्या होता है बोलो कि इसके अंदर कुछ एनर्जी आई। कौन सी एनर्जी आई? मोशन किया। जैसे मैंने इसको ऐसे रख लिया, जैसे मैं इसी स्विच को लेता हूँ, इस स्विच को ना लूँ नहीं टूट ही जाएगा।
मैं ये एक क्लिप रखी हुई, क्लिप को मैं ऐसे रख लिया, कोई दिक्कत नहीं होती है, देखो सहन कर रहा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ऊपर उठाया और उसके बाद जब मैं छोड़ूंगा तो हाथ पे नहीं छोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि चोट लग जाएगी, सबको पता है। तो ऐसा क्या हुआ, पहले मैं इस पे बियर कर लेता हूँ, सहन कर ले जाता हूँ, लेकिन उठाने के बाद ऐसा क्या होता है कि अब मैं इसको छोड़ूंगा तो आएगी, खट से लड़ेगी। क्योंकि पहले क्या इसके पास एनर्जी नहीं थी कि नहीं थी, हमको नहीं पता। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ, ये क्या करती है, इसके पास इसका कुछ एनर्जी आई, क्योंकि वो एनर्जी आने के कारण इसने वर्क किया, इस पर हिट किया। हिट कब करेगी, जब वर्क हिट करने का मतलब क्या, हमको इस पर चोट लगी तो हम क्या कहेंगे, इसने वर्क किया इस पर। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी आई, क्यों? उस एनर्जी के कारण इसने क्या किया, वर्क किया। मैं इसको पीछे खींचा और छोड़ूंगा तो खट से लड़ेगा। तो इसका क्या होता है, और सबको पता है, मैं इसको ऐसे दबा के रख दूं क्लिप को और लॉक कर दूं, तो सबको पता है मैं इसको जब तक ऐसे लॉक रखूंगा इसके अंदर एनर्जी है, और जब मैं छोड़ दूंगा ऐसे आ गया, अब इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद ये नहीं घूमेगी। और मैंने इसको ये देखो ऐसे किया, और मैं इस पर अगर छोड़ूंगा तो मेरी उंगली चट से दब जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ कि वर्क करने की क्षमता हुई कि मैंने इसको ऐसे शेप में चेंज किया और इसको दबा दिया है। मतलब इसकी शेप को मैंने क्या की, बदला, शेप में इसका कन्फिग्रेशन कराया, तब भी एक एनर्जी आती। तो हम दो तरीके की एनर्जी देखते हैं, एक क्या, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके अंदर इसको ऐसे ऊपर लेके चले गए, रख दिए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती, मैंने इसका क्या बढ़ाया, पोटेंशियल कहते हैं। दूसरी एक चीज मैंने कहा था ना, रखी हुई ऑब्जेक्ट, पीछे से उसको क्या किया, फोर्स लगाया, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करते हुए अगले को हिट किया, और अगले में क्या लगाया, फोर्स लगाया, और उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस मूव करती ऑब्जेक्ट ने अगले में क्या किया, वर्क कर दिया। तो वर्क कैसे हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के पास क्या था, मास तो यहाँ रखा हुआ था, तब भी था, तो मास में क्या कोई चेंज आया, नहीं। तो हम कहेंगे तो पहले से इसके पास वो एनर्जी क्यों नहीं थी कि वो उसको हिट करता था, नहीं चलती थी, दोनों रखे हुए थे, दोनों आपस में सटे हुए थे, लेकिन वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये रखा हुआ ऐसे, ये भी पास में रखा, कुछ नहीं करता, लेकिन जब बाद में मैंने इस पर फोर्स लगाया और ये तेजी से आया, इसको हिट करता है, ये बहुत दूर जाके गिरता है। तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। चूंकि हम वर्क कब कहते हैं, पहले कल कंडीशन पढ़ चुके थे कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाने से उसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये इस पे फोर्स लगाएगी और इसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसने, इस बॉडी ने इस पर क्या कर दिया, वर्क किया। तो ऐसा क्या हुआ, मास तो पहले भी रखा हुआ था, सेम था, तो बाद में क्या बदला, सबको पता है, आपको भी पता है क्या बदल गया, अब मोशन में आ गई। मतलब अब इसके पास क्या है, वेलोसिटी, और पहले इसके पास वेलोसिटी नहीं थी। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी आ जाती तो उसके अंदर वर्क करने की क्षमता आ जाती। इसके कारण हम उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो देखो एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में होती हैं यूनिवर्स में, तो हम उस यूनिवर्स में बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी, उनमें कुछ एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। जैसे एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी मैंने कहा इसको ऊपर उठाए, ये कौन सी एनर्जी आ गई, अब वर्क करने की क्षमता हुई, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये दोनों एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के ही फॉर्म है। मैकेनिकल एनर्जी टू फॉर्म की होती है। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधे उस पर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करा दे, मैंने इसको हिट किया, मैंने इस पर टक्कर मारी और ये आगे चली गई, अगली वाली ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, डायरेक्ट आया, देखो संपर्क में आया और इसको हिट करके आगे बढ़ा दिया। दूसरा, इसको मैंने ऊपर उठाया, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व, और छोड़ा, इसको हिट किया, अगली वाली नीचे गिर गई, क्या हुआ हमको नहीं पता, तो तब भी उसने क्या कर दिया, वर्क किया। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसका फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी, जो डायरेक्ट काम करती है। इसके बाद में एक एनर्जी और ऐसे ही होती है, जैसे मैकेनिकल में, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, किसके द्वारा, पैडल घुमाते हैं, पैडल किसके द्वारा घुमाते हैं, मांसपेशियों से, मसल से। उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी नाम दे देते हैं, मस्कुलर एनर्जी नाम दे देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जी हैं, कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में, हम इसको थोड़ा सा पता करते हैं। जैसे इसके बाद और सारी एनर्जी, एक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके कारण होती है, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग 10th में तो पढ़ाया जाएगा, जब इलेक्ट्रिक पढ़ाया जाएगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के चलने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलने के कारण करंट फ्लो होती, इस कारण उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पे होती है कि उसके अंदर कैसे, न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन किस फॉर्म में रखे हुए, प्रोटॉन और प्रोटॉन उनके बीच कौन सा फोर्स काम करता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जिसके कारण कौन सी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो ऐसे हम केमिकल एनर्जी भी पढ़ते हैं, सबको पता है हर किसमें कौन सी एनर्जी वो वही काम करेगा। जैसे हमको सब पता है कि हम लोगों को जीने के लिए क्या करनी पड़ती, ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से। भोजन जाता है हमारे शरीर में, स्टमक, पेट में, और वो क्या करता है, उसको उसका केमिकल फॉर्म में चेंज करता है ना। बायो में आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या पढ़े होंगे कि अकार्बनिक तत्वों को सरल, मतलब जो है सरल आकार, जटिल तत्वों को सरल तत्वों में तोड़कर ना क्या बनाता है, उसको उस फॉर्म में बनाता है, और वो भोजन केमिकल रिएक्शन होती जिससे कुछ ऊर्जा मुक्त होती, और वो ऊर्जा हमारे शरीर को क्या मेंटेन बनाए रखती। शरीर गर्म काहे रहता है, क्यों, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं उससे जो एनर्जी मिलती वही तो हमको किस में मिलती। देखो मैं इसको हाथ से रगड़ता हूँ, गर्म हो गया, ये ऊर्जा आई कहाँ से, बाई रबिंग, और ये एनर्जी कहाँ अंदर कैसे प्रकट हुई, हम जो भोजन वगैरह लेते हैं उससे जो ऊर्जा मुक्त होती। तो इस प्रकार सबको पता है एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो और एक केमिकल एनर्जी यहाँ भी होती है, जैसे पता है मोटरसाइकिल में 1 लीटर का पेट्रोल डाला 50 किलोमीटर चले गए, कार में 1 लीटर डीजल डाले 15 किलोमीटर गए। तो कार में डीजल से चलती, पेट्रोल से मोटरसाइकिल चलती, डीजल से मोटरसाइकिल नहीं चलती। तो हमने कैसे इंस्ट्रूमेंट बनाए, कौन से कैसा उपकरण बना हुआ, वो किस पे काम करेगा इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पानी डालेंगे गाड़ी नहीं चलेगी, तो वहाँ पे वो वर्क करता है, तो वहाँ पे एनर्जी है, वो वर्क करा ले जाती है। तो हम कहेंगे उसमें भी, इस पेट्रोल में भी क्या है, एनर्जी है। लेकिन अब 100 ग्राम पेट्रोल पी के हम 3 दिन तक काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो केमिकल एनर्जी हमारे काम की नहीं। हमको क्या कर लेना होगा, भोजन लेना होगा। आप 100 ग्राम पेट्रोल पी ले, 3 दिन तक काम करते रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उस एनर्जी को लेके। तो कौन सी एनर्जी आपको जरूरत है आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन एनर्जी तो है ही। साउंड एनर्जी भी होती है। साउंड एनर्जी क्या, किसी चीज़ को ठक से मारते हैं निकलती है वाइब्रेशंस होते हैं। अभी अगला चैप्टर साउंड आएगा तो बताया भी जाएगा साउंड एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी के वेरियस फॉर्म होते हैं, उनके बारे में आप लोग सीखेंगे। इसके बाद मैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसका प्रूवमेंट करा दूंगा, K = ½ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी आप लोग अभी पढ़ाया जाएगा क्या होता है, इसके बारे में बताया जाएगा, U = mgh होता है, इसको भी प्रूव कराएंगे। इसके बाद आपका चैप्टर स्प्रिंग के कारण, मान लीजिए ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे स्प्रिंग को भी क्या करते हैं आप लोग, खींचते हैं, उसके बाद उसको दबा दीजिए और लॉक कर दीजिए, तब तक उसके अंदर एनर्जी, सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, छोड़ दीजिए, ठक से मारेगा, चला जाएगा। ऐसे बंदूक की गोली भी तो कैसे चलती है, उसके अंदर स्प्रिंग ही तो होती है, उस दबा के रख लॉक होती है, और जब भी घोड़ा दबाते हैं ठक से छूटती, गोली को मारती, ठक से गोली बहुत स्पीड के साथ आगे जाती है। तो क्या वो कौन सी एनर्जी होती है। तो ऐसे बहुत सारी एनर्जी होती है। तो आप लोग NCERT बुक पढ़ना चालू करिए, बहुत अच्छी बुक है। उसकी जो भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, क्रियाकलाप दिए गए हैं, वो बहुत अच्छे ही हैं। मैं अगर आप लोग चाहें तो 2-3 क्रियाकलाप बोल दूं, आप लोग करिएगा, जैसे दिया हुआ है ऐसे। चलिए पहले डेरिवेशन करा देते फिर, है ना। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के बारे में हम लोग जानेंगे। एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी में ना एनर्जी ऑफ बॉडी, अगर कोई भी बॉडी क्या करती है, कार्य कर सकती है, तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे, एनर्जी होती है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने भी बता दिया कि एक एनर्जी कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी कितने फॉर्म बताए मैंने, एक बताया काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी उसके अंदर, काइनेटिक होगी। दूसरी पोटेंशियल, जब भी किसी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी विरुद्ध ऊपर तक की उठाए और रख दे, उसके अंदर भी कार्य करने दो, इसको उठाया अब ये कार्य कर सकता है, तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये K = क्या होती है, ½ mv² होती है, इसको प्रूव कराया जाएगा। और ये कितनी होती है, U = mgh होती है, ये भी बताया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों, और सबको पता है K और पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपस में बदलती रहती है। ये रखा हुआ है और मैं इसको उठाता हूँ, किस एनर्जी में कंजर्व हो गई, पोटेंशियल रखी हुई, और जब भी 10 साल बाद मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वर्क करेगी, तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। और जब भी वर्क करेगी, छोड़ा आपने फ्री फॉल कराया, जब भी छोड़ेंगे तो क्या करनी चालू करेगी, मूव। ऑब्जेक्ट M मास था,
जस्ट से मूव करते करते यहाँ जब सरफेस से लड़ा उस समय इसने अपनी अधिकतम वेलोसिटी कितनी प्राप्त कर ली, v। मास m, वेलोसिटी कितनी हो गई, v। इसके पास उस समय यहाँ आते आते कौन सी एनर्जी बदल चुकी, किस एनर्जी में हो चुकी है, टकराते समय इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक, और उसी के कारण ये वर्क करता है। तो ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल किस में बदल गई, काइनेटिक में, और काइनेटिक किस में बदल जाती है, पोटेंशियल में बदलती। तो इस प्रकार काइनेटिक और पोटेंशियल एक दूसरे में बदलती रहती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की जो मात्राएं हैं ये कांस्टेंट होती हैं, अर्थात काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट होता है। ये आपको इंटर में पढ़ाएंगे कैसे कांस्टेंट होता है, अगर यही है 10th में भी है हमको लगता है ना, ये भी प्रूव कराएंगे। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इन दोनों की मात्रा कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं। अच्छा थोड़ा सा एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे हमने कहा था ना अभी ऊपर से गिराया, ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर ऊपर तक की ले गए, एच हाइट तक की, है ना, मास कितना था, m था, तो ऊपर तक की ले जाने में इसकी कौन सी एनर्जी हो गई, एनर्जी mgh, यहाँ पे u आ गई। हम कहते हैं ये 10 था। अब ये इसको जब मैं गिराना चालू करूँगा तो यही m मास किस में बदलेगा, मास तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इस समय 0 थी, 0 बढ़ना चालू करेगी और यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाएगी v। तो क्या होगा, हम कहें कि उस समय यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल अधिकतम होगी, अब पोटेंशियल घटना चालू होगी और काइनेटिक अधिकतम होती जाएगी, यहाँ पहुँचते तक काइनेटिक अधिकतम होगी। और इस समय चूंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो v क्या होगा, 0। तो जब v 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 0 आएगी। अभी प्रूव कराया जाएगा लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। तो जब v 0 होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो क्या होगा, काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल है, और धीरे धीरे काइनेटिक कम होती जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक मान लीजिए 1 हो गई, तो पोटेंशियल कितनी बचेगी, वो 1। देखिए ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 9 और 1 को जोड़ो, अभी भी 10 ही है, 9 + 1 कितना, 10, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद ये हो गई 2, ये हो गई 8, काइनेटिक बढ़ने लगी, पोटेंशियल घटने लगी, टोटल कितना 10, ये हो गई 3, ये हो गई 7, ये टोटल कितना 10। ऐसे यहाँ पहुँचते पहुँचते काइनेटिक 10 हो गई, पोटेंशियल कितनी हो गई, 0, सम ऑफ 10। तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। इनको प्रूव करके भी दिखाएंगे कैसे आता है, ये तो केवल ऐसे मैंने समझा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनका सम ऑफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या आप जब भी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती तो हम क्या कहते हैं, उसमें क्या है, ऊर्जा है ना। अर्थात जब यहाँ लिख दें, हिंदी वाले लिख लेना, जब भी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो हम कहते हैं, जब भी कोई वस्तु कार्य कर सकती है तो हम कहते हैं उसके अंदर क्या है, ऊर्जा है। और ऊर्जा हमने कहा यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का, एक काइनेटिक को हम कहेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और दूसरी कौन सी होती है, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा। कौन सी, उसकी स्थिति के कारण तो आता है, इसको हम ऊपर लेके गए स्थित हो गया, तो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। छोड़ेंगे मूव करेगी, काइनेटिक में बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, गुड। और इन दोनों का सम ऑफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके बाद मैंने बहुत सारी एनर्जी बता दी है, और कौन कौन से पढ़ लिए, केमिकल एनर्जी भी पढ़ लिए, हीट एनर्जी सबको पता है, केतली रख दो चाहे हीट बनाते चले जाओ वो भी वर्क करती है ना, सेकने के तापने बहुत सारे काम आते हैं, हीट एनर्जी भी होती है। हीट एनर्जी के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, केमिकल एनर्जी भी पढ़ लिया आप लोग। केमिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल मतलब रासायनिक ऊर्जा ना, केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा। हीट एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये सारे ऊर्जा के फॉर्म है, ये आपको पता होने चाहिए। और इसके बाद आप पढ़ना चाहेंगे तो लाइट एनर्जी भी पढ़ेंगे। लाइट मतलब प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है, लाइट एनर्जी मतलब प्रकाशीय ऊर्जा। फिर इसके बाद सोलर एनर्जी पढ़ेंगे, सोलर भी सबको पता है, मैं इसको लिखाने कोई ज़रूरत नहीं, सोलर एनर्जी भी पढ़ लेना, बाकी सब हो गया ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल भी दिए भी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर आप लोग साउंड एनर्जी पढ़ेंगे। तो ये सारे सब क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं। ये धीरे धीरे आप लोग पढ़ते जाएंगे, सारे हर टॉपिक को बहुत विस्तृत ज्ञान मिलेगा, धीरे धीरे सीखते जाएंगे और सब पे आपको महारत हासिल होती जाएगी, धीरे धीरे आएगा। एक साथ आप कोई सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, केवल यहाँ जान लें कि ऊर्जा सब में होती है, कि इनके वेरियस फॉर्म है, ठीक, विभिन्न प्रकार है।
तो आज हम लोग अब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मैंने बता दिया गतिज ऊर्जा क्या, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती तो उसके पास क्या होती, कार्य करने की क्षमता होती। और चूंकि बॉडी गति में है इसलिए गति में होने के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में देखो हम लोग सीखते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसका डेरिवेशन। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, लिख दें आज, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लिखो, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by a body to its motion। यदि कोई वस्तु गति में है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती। सीधी सी बात है ना। देखो लैंग्वेज का यही मतलब है कि वो समझ में आना चाहिए, गतिज ऊर्जा होती है कितनी, यदि m मास की ना, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से ना, कितने वेग से, v वेग, वेलोसिटी v वेग से गतिमान है या चल रही है ना, गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, सबको पता है कितनी, मास और वेलोसिटी के क्या होता है, स्क्वायर है ना, उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा को किसे लिखते हैं, ऐसे 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब हम इसको प्रूव करने चलते हैं, कैसे प्रूफ होगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये ऐसे रखा हुआ, तो 2-3 तरीके हैं। मैं एक तरीका यही देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने फोर्स लगाया, इससे ये आया और इसने इसको हिट किया, इस पर फोर्स लगाया और इस फोर्स के कारण ये डिस्प्लेस हुई s। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, s हुआ। अच्छा, इसने इसको हिट किया, ये कितना चली, s चली, कितना चली, s। एक तो ये तरीका होता है। तो इसका पहले u कितना था, 0 था। अब ये चली, कितना चली, यहां तक की चली और रुक गई। देखो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ना चालू हुई। या हम कह दें इसके पास पहले u वेग से गतिमान थी, कोई दूसरा ऐप फोर्स कर दिया, 2 तरीके हो सकते हैं, और यहाँ तक की पहुंची, डिस्प्लेसमेंट इतना, तो वर्क कितना होगा, F इंटू एस। क्यों, वर्क क्या होता है, बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F फोर्स लगा, उसके कारण S डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क कितना हुआ इसके द्वारा, F इंटू एस। अच्छा, जब भी कोई फोर्स लगेगा तो इसमें क्या होगा, एसिलेशन होगा। और चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं F इक्वल टू क्या होता है, ma। यहाँ से एसिलेशन निकालेंगे, A इक्वल टू क्या आएगा, क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं मिटा के लिखता हूँ यहाँ पे आके, ये मिटा देना ऊपर वाला, इसका डेरिवेशन ही करा रहे हैं, डेरिवेशन में लिखेंगे ना, लेट देखो डेरिवेशन करा रहे हैं, डेरिवेशन है ना, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना, m है ना, मास कितना है, बोलो, m है, और स्टार्ट्स द बॉडी स्टार्ट्स एट द रेस्ट, तो u इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगी। देखो उसके बाद वेलोसिटी कितनी हुई, चेंज वेलोसिटी कितनी, v ना, v हुई, v से आगे जाएगी। अच्छा अब बताओ, हम कह दें क्योंकि ये इसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लें कि पहले क्या निकाला जाए, कि ये देखो F के कारण क्या हुआ, ये S चली,
तो कितना वर्क, मैंने अभी बताया था ना, क्या होगा, W इक्वल टू F इंटू एस, इस बॉडी के द्वारा किया गया, इस बॉडी पर किया गया वर्क। अच्छा, ये बॉडी वर्क कर रही है, किस बॉडी पर वर्क हो रहा है, दूसरा आके किक कर रहा है, तो इस बॉडी पर वर्क हुआ है, ठीक है। जब किसी पे ये रखी हुई, ये थोड़े ना वर्क कर रही है, हमने इसको किक किया तो इस पे वर्क हुआ है, F इंटू एस हुआ वर्क। यहाँ तक की समझ आए। अब चूंकि हमने कहा AC रिलेशन कुछ है, तो चूंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, F इक्वल टू M इंटू ए, और जब भी किसी बॉडी पे आप अप्लाई करेंगे फोर्स, तो उसमें क्या चेंज होगा, एक्सीलरेशन होगा। आप लोग ये लाइन लिखना चाहें तो लिख ले, अप्लाई अ फोर्स, अप्लाई अ फोर्स, अप्लाई अ फोर्स। जब भी फोर्स अप्लाई कराएंगे तो क्या चेंज होगा, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को हम कितना माने, अप्लाई अ फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई किया, F चेंज क्या, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना चेंज हुआ, द बॉडी क्या होगी, बॉडी एक्सीलरेट होगी, द बॉडी एक्सीलरेटेड, द बॉडी एक्सीलरेटेड कितनी, या द बॉडी एक्सीलरेटेड कितनी, ए है ना, कितनी एक्सीलरेट हुई, ए। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो, ए इधर निकालो, एम इधर अपान में आएगा, एफ अपान एम, ठीक है। यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये ए आया है, हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करो, वी हैव यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, थर्ड, ये हिंदी इंग्लिश दोनों वाले लिख लेंगे ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का हम क्या यूज करते हैं, गति का तृतीय समीकरण है ना, गति का तृतीय समीकरण क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, यही तो था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। बॉडी को हमने क्या, यू को रेस्ट में ही माना है, लेकिन चल मान लो अभी यू रेस्ट में, इसको हम बाद में लिख लेंगे, अगर अभी है तो अभी लिख लो या बाद में लिखते हैं। तो हम यहाँ से लेकिन चाहें तो क्या निकालेंगे, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, और ए की वैल्यू आप लोग यहाँ निकाल लिए, क्या होता है, ए इक्वल टू क्या है, एफ अपान एम इंटू एस, यही तो आया है, इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एम इधर अपान में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीपल में, टू इधर मल्टीपल में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो क्या हो रहा है, एफ इंटू एस हम जब निकालते हैं, स्मॉल कैपिटल हम कभी कभी दोनों में लिख देते हैं ना, ये चीज़ में लिखना हो लिख लेना, नहीं तो एक ही में लिखना जैसे लिखना होगा ना। तो इसको इधर ले आओ एम को, तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये टू इधर मल्टीपल में था, इधर आया तो किस में, डिवाइड में, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख ले, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा बोलो, ये एफ इंटू एस क्या है, इस बॉडी पर किया गया वर्क डन है, क्या है, वर्क डन, और उस वर्क डन, एफ इंटू एस क्या है, वर्क डन। तो इसको हम क्या लिख देंगे, डब्लू, नीचे दिख रहा है ना, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ दिख ही रहा है। अच्छा, चूँकि u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना था, u इक्वल टू 0, u 0 रखो तो कितना आएगा, एम वी स्क्वायर यू 0, तो w इक्वल टू क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा वर्क, एक बात बताओ, बात समझना, अच्छा यही हम क्यों मान लेते हैं, दो तरीके हो सकते थे। एक तरीका ये, कोई बॉडी थी, ये रखा हुआ था, ये बॉडी, इसको कोई दूसरी बॉडी आई, हिट की, और इस हिट के कारण ये एस डिस्प्लेस्ड हुई, कितना डिस्प्लेस्ड हुई, एस। और हमको क्या पता था, इसका मास पता था,
नहीं, इस पे हमने कितना फोर्स किए थे ये पता, इसका डिस्प्लेसमेंट पता, तो हम सीधे वर्क निकाल लिए। वर्क डन इक्वल टू क्या था, F इंटू एस आया। लेकिन अब हम कहते हैं अगली बार हमको ये नहीं पता था, हमने कहा ये बॉडी इसने इसको क्या किया, हिट किया और निकल गई। अब बताओ इस पे कितना ये इसकी एनर्जी कितनी खर्च हुई। हमने कहा ये ऐसे बढ़ी और आते आते यहाँ तक की जीरो हो गई, यहाँ तक की क्या हो गई, जीरो। एक तरीका ये हो सकता था, एक तरीका ये था। तो मैं केवल इतना मान रहा हूँ कि ये इसने यहाँ तक की केवल हिट किया और यहाँ तक की ये चली, तो यहाँ तक की जितना चलेगी वही तो वर्क करेगी, और इस वर्क के कारण बाद में वो यहाँ पे आके जीरो हुई, हमको नहीं मतलब है। लेकिन यहाँ तक कि आते आते डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बाद आगे और नहीं चली, तो आगे वर्क इसने नहीं किया। तो यहाँ तक कि अगर जीरो हुई तो हमको केवल इतने तो वर्क चाहिए। बोलो, एक तो ये तरीका था, इतना हमको वर्क चाहिए कि हमने इसको पुश किया, ये V से चालू होगी, तो हमको ये वर्क निकालना है। तो ये वर्क कितना आया है, यही हाफ mv², और ये आगे अब इसके बाद नहीं बढ़ रही, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की यही इसकी क्या थी, जितना भी वर्क करेगी ये ऐसे, ये आई ठक से लड़ी, इसने अपना कार्य किया, जीरो हो गई। अब इसके पास कोई एनर्जी बची, इसके बाद कोई ये कार्य कर सकती, नहीं कर सकती। ये तो होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की चला, अब इसके बाद ये नहीं चलेगा, तो इसके बाद इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो क्या ये इसके बाद कोई वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये वर्क डन यहीं तक की हुआ और यहीं तक की इसकी एनर्जी समाप्त हो गई। क्यों, क्योंकि सबको पता है अगर इसके पास 100 की ऊर्जा होती तो ये 100 ऊर्जा चलते चलते क्या करती, खर्च करती रहती, और खर्च करते करते यहाँ पे आके जीरो हो गई। वर्क डन, जहाँ तक कि इसके पास एनर्जी थी इसने अपना वर्क किया। अब यहाँ पे इसके पास एनर्जी नहीं बची, ये आगे चलेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि अब इस पर ना तो फोर्स अप्लाई है, और फोर्स अप्लाई नहीं तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब अब इसके पास वर्क नहीं करेगा। तो जहाँ तक की एनर्जी थी इसने वर्क किया। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ये? वेरी गुड। तो इसका मतलब यही वर्क डन इसकी क्या है, एनर्जी। ठीक है, हम लिख ले वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। इसने इस पे क्लिक किया और वर्क जितना किया वह इसकी एनर्जी के रूप में कंजर्व हुआ। चेंज इन तो हम क्या लिख देंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत, काइनेटिक एनर्जी इसकी ये हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अच्छा, इसमें भी 2-3 तरह के, एक ये मान लीजिए कोई बॉडी होती रखी हुई है, ऐसे रखा हुआ है, हमने सामने से एक गोली चलाई और ये बॉडी यहाँ पे थी, और ये गोली चलाने के कारण इस पे गोली ठक से मारेगी, फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाने के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये गोली ने इस पे डिस्प्लेस किया और गोली इसके अंदर बेधती हुई आगे निकल गई। समझो, मान लो यहाँ पे एक गोली होती है। तो कई तरीके हैं वर्क के भैया, आपको जैसा समझना चाहो समझ लेना, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रयास है, अगर आप फोकस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक बॉडी थी, ये यहाँ से मैंने गोली को किक किया, अब ये गोली आई, इस पे फोर्स लगाई, इसके कारण डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, और ये यहाँ तक की आते आते जीरो हो गई, और गोली अभी भी आगे चली गई। अब हम कह दें कि गोली 100 जूल से चली थी, क्योंकि गोली कब चलेगी, जब गोली के पास ऊर्जा होगी। और हम कह दें अब यहाँ पे गोली v वेग से चल रही थी वेलोसिटी, इसको किक करेगी तो गोली की कुछ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ गोली की वेलोसिटी u बची, हमको नहीं पता था कितनी बची। क्योंकि अगर पता होती तो क्या करते, गोली डायरेक्ट निकाल लेते, गोली की वेलोसिटी निकाल लेते कि गोली ने इस पे कितना वर्क किया। हाफ m क्या करते, इसकी v रख देते यहाँ पे। मान लीजिए गोली का कुछ मास होता, उसकी कुछ वेलोसिटी पहले होती, फिर यहाँ पे कुछ पहले v होती, बाद में मान लो u हो गई, तो क्या करते mv² माइनस u² कर देते, आ जाता। ये एक तरीका था। दूसरा फिर समझो, और गोली कितना, मान लीजिए यहाँ 100 जूल थी, ऊर्जा कितनी थी 100 जूल, यहाँ इस समय 90 जूल बची। तो सबको पता है इसने 10 जूल क्या खर्च किया होगा इसको यहाँ से यहाँ तक की चलाने में,
क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की चला, तो इसके पहले तो रखा हुआ था, इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी। इसने आया और 10 जूल की ऊर्जा किसको दे दी, इस ऑब्जेक्ट को दे दी, और इस ऑब्जेक्ट ने 10 जूल के कारण यहाँ तक की क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, और इसने अपनी 10 खर्चा कर दी और ये यहाँ आके रुक गया। तो हम दो तरीके थे, एक तो ये कि हमको इतना पता चल जाता है कि इस पर कितना फोर्स गोली ने लगाया F और इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो F इंटू एस निकाल के डायरेक्ट पता चल जाता है कि 10 जूल आता है कि कितना आता है। हम कह देते हैं कि गोली ने इस पर, इस वाले ऑब्जेक्ट पर इतना कार्य किया, और यही कार्य इसके अंदर, यही कार्य क्या करता है, इसको मूव कराता है और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आई, इसके पास कुछ क्या है, मास है, और मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं, निकाल लेते हैं, ये इसकी क्या हो गई, एनर्जी हो गई। एक तरीका ये था, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और हम कहते कितना वर्क किया, F इंटू एस करा लेते, तब भी आ जाता। लेकिन अगर हम कह दें कि हमको अगर इसका क्या ना पता होता कि ये कितना इसका मास है, हमको नहीं पता, ये कहाँ तक की चली हमको ये भी नहीं पता, लेकिन अब हमको अगर केवल ये पता चल जाए कि क्या पता चल जाए कि ये जो है इसकी एनर्जी में कितनी कमी आ गई, ये निकाल ले, तभी इसके पास जितनी की कमी आई वही एनर्जी तो इसने इसको दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। इसके बारे में कुछ भी ना पता हो तब भी हम इससे निकाल लेते, आगे यूज करेंगे। तो थोड़ी समझने की बात है, क्योंकि ये तो तुम्हारे पास ही थी, तुमने जितनी वेलोसिटी भेजा, इसने किक किया, इसकी कितनी में चेंज आई, पहले v थी बाद में u हो गई, हमने डायरेक्ट किया और ये हमको पता चल गया। और यही क्या दिखा देगा कि इस पे इसने कितना वर्क किया है, और वही वर्क यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी को दे देगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी। तो ये फायदे मिलते हैं, बात समझ पाए। ये कब के लिए है, जब इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमको पता नहीं चल रहा, इसका हमको मास नहीं पता, इसमें कितना फोर्स लगा नहीं पता, इस पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमको नहीं पता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, कितनी चेंज हुई, पहले रेस्ट में थी, 0 थी, बाद में कितना हुआ, तो हम इसके चेंज से ये निकाल लेते हैं। बात समझ पाए। इसके बारे में कुछ भी ना पता होने पर इसकी एनर्जी की कमी ही बता देती है। क्यों? क्योंकि यही एनर्जी की कमी इस पर किया गया कार्य होता है, वही काइनेटिक एनर्जी के रूप में कंजर्व होता है। तो K = ½ mv²। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज का टॉपिक हो ही गया है। कोई विशेष दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट में आप लोग बताते रहिए। कल पोटेंशियल पढ़ेंगे, इसके बाद स्प्रिंग में ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, ओके, सभी को शुभ रात्रि।